लिख लिया, मिटा दूं इसको, चलो मिटा देते हैं। अब बताओ आपकी जो भाषाएं, भाषा का जो टॉपिक है यहाँ आपका समाप्त होता है। हमने जो भाषा में जो चीज पढ़नी थी वो सारी की सारी हमने पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे हम, जब भाषा कंप्लीट हो गई, टॉपिक लिया था भाषा, व्याकरण और लिपि का, तो व्याकरण ही तो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? व्याकरण पढ़ेंगे। ये लो व्याकरण। भाषा समाप्त हो गई है, और क्योंकि देखो तीनों में से सवाल एक पूछेगा, लेकिन टॉपिक लंबा दिया है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, तो आप लोग है बिल्कुल भी चिंता नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये चीज है जो आगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, हर चीज में क्या करेगी? आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगी। चलो व्याकरण। अब व्याकरण का जो अर्थ होता है संश्लेषण। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? संश्लेषण। किसी भी चीज का है जो उसके बारे में जो खोजबीन करना या एकदम शुद्ध लिखना, वो व्याकरण का कार्य होता है। व्याकरण की जो परिभाषा है, व्याकरण की परिभाषा मैंने बताया था कि सबसे पहले हम परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, उस परिभाषा के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो व्याकरण की परिभाषा होती है, देखो भाषा तो मैंने बताया था अनपढ़ व्यक्ति भी और पढ़ा लिखा व्यक्ति दोनों प्रयोग करता है, लेकिन वो शुद्ध जरूरी नहीं कि शुद्ध लिखे। लेकिन यहाँ पर जब व्याकरण का नाम आ जाता है तब आपको बिल्कुल शुद्धियाँ अशुद्धियाँ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। यदि आपने अशुद्ध लिख दिया तो व्याकरण में है ही नहीं, गलत है, व्याकरण की दृष्टि से गलत मानेंगे। लेकिन बताओ अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तब वो ऐसे थोड़ी कहता भाई तू गलत बोल रहा है, या बिंदी नहीं लगाई, यहाँ पर तूने है थोड़ा सा अन्वय का, संश्लेषण का, विश्लेषण का प्रयोग नहीं किया, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता। चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, कोई नहीं बोलता ऐसा। पत्र में थोड़ी बोलते हैं कि भाई पत्र में आपने बिंदी नहीं लगाई, खड़िपाई नहीं लगाई, कोई नहीं बोलता इतना ज्यादा। लेकिन जब व्याकरण की बात आती है और व्याकरण के अंदर जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ना पत्र का, वहां बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लिखेंगे भाषा के या भाषा को शुद्ध रूप से बोलने या लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। नियमों को व्याकरण कहते हैं। केवल शुद्ध रूप बोलना ही नहीं होता है, केवल शुद्ध रूप को बोलने और लिखने को व्याकरण नहीं कहते, साथ साथ में जो नियम बनाए गए ना, इन नियमों को व्याकरण कहेंगे। यदि व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो अपनी जो भाषा वो गलत हो जाएगी। जैसे संविधान में नियम बनाए गए, यदि उन नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हमारे को सजा होती है और वो गलत है कार्य। ऐसे ही व्याकरण में, व्याकरण के यदि नियमों के अनुसार नहीं चले और अपनी मर्जी से कर दिया ना, मामला गलत हो गया। इसलिए आप लोग इन नियमों का विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे, तब जाकर आपका व्याकरण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। चलो मैंने यहाँ लिया व्याकरण का अर्थ मैंने बता दिया, विश्लेषण, किसी भी चीज का जो है उसकी खोजबीन करना, उसकी अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करना, है ना, शुद्ध लिखना उसको, वो व्याकरण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे व्याकरण के अंदर कितने अंगों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। जो अपन ने भाषा के अंग पढ़े थे 5, कितने अंग पढ़े थे भाई? 5। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा पिछला वाला वीडियो। भाषा के 5 अंग होते हैं। ध्वनि होती है, वर्ण होता है, शब्द होता है, पद होता है और वाक्य होता है। मैंने बताया था ध्वनि और वर्ण दोनों एक ही चीज़ है। ध्वनि और वर्ण मैंने क्या बताया था? एक चीज़ बताई थी, बस लिखने का और उसको बोलने का फर्क है। पद और शब्द दोनों मैंने एक बताया था, शब्द को स्वतंत्र लिखते हैं और पद को वाक्य के अंदर प्रयुक्त करते हैं। बताओ जब दोनों एक ही चीज है तो व्याकरण में तो एक चीज का अध्ययन करेंगे, दोनों का अपना आप ही हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ध्वनि को छोड़ देंगे, केवल वर्ण को पढ़ेंगे, वहाँ पद को छोड़ देंगे, केवल शब्द को पढ़ेंगे। तो बताओ कितने अंग बच गए? केवल और केवल अपने पास 3 अंग बच गए।
तो हम 3 अंगों के बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। तो मैं साथ साथ में संकेत चिन्ह लगाकर यहाँ पर लिखूंगा भाषा के अंतर्गत या व्याकरण के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के 3 अंगों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। भाषा के 3 अंगों के बारे में विचार विमर्श करते हैं, बारे में विचार विमर्श करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई गुरुजी तो अब है पूरी व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण वाला टॉपिक में नहीं, केवल आपको इतना समझाऊंगा कि जब बात आएगी वर्ण की, तो वर्ण के अंदर क्या पड़ता है तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे वर्ण की परिभाषा हुई, वर्ण का आकार हुआ, वर्ण का वर्गीकरण हुआ, है ना, वर्ण से शब्द निर्माण प्रक्रिया हुई, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ें वर्ण के अंदर पढ़ते हैं और व्याकरण के अंदर पढ़ते हैं उनको, ऐसे ही शब्द में, ऐसे ही वाक्य के अंदर। तो कितने अंगों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है भाई, आप बताएंगे 3 अंगों के बारे में। कुछ अध्यापक 4 लिखवाएंगे, 5 लिखवाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि और बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्य रूप से तो 3 अंगों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो हम है सोचेंगे पहला अंग कौन सा, और पहला करेंगे वर्ण विचार। आप कहेंगे गुरुजी कहीं पागल हो गए, बात क्या है, अपन ने तो वर्ण पहले पढ़ लिया और फिर से पढ़ा है। अरे वहां तो अपन ने वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी कि वर्ण वास्तव में होता है क्या है, लेकिन यहाँ जानेंगे कि वर्ण को व्याकरण में कैसे पढ़ा जाता है, व्याकरण में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो हम वहां पर वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं, वर्ण के वर्गीकरण पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, और फिर एक एक चीज़ को पढ़ाएंगे। तो व्याकरण ही तो पढ़ेंगे, चाहे पद परिचय पढ़ो, अलंकार पढ़ो, वाक्य शुद्धि पढ़ो, समास पढ़ो, प्रत्यय, उपसर्ग, जितने भी है तो व्याकरण ही, वो आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम वर्ण की परिभाषा, आकार, प्रकार, वर्गीकरण व शब्द निर्माण प्रक्रिया, के बारे में अध्ययन करते हैं जी, अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम वर्ण की परिभाषा, आकार, उसका प्रकार, उसका वर्गीकरण। प्रकार जैसे वर्ण दो स्वर और व्यंजन में बांट दिया। अब वर्गीकरण में देखो, जैसे अपन होठों की आकृति के आधार पर बांटते कि नहीं बांटते, कि भाई होठ की आकृति कैसी है, जैसे ओ गोल एकदम, तो गोलाकार, अर्धगोलाकार, ऐसे बांटते हैं। अलग अलग प्रकार से उसका वर्गीकरण करते हैं। अब आगे देखिए, जैसे शब्द निर्माण प्रक्रिया, कि वर्णों से शब्द कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, वर्ण की परिभाषा पढ़ लेंगे। इतनी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बस इतनी सी व्याकरण में पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। आई ना बात समझ में? तो वर्ण विचार हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम कौन सा, शब्द विचार, और उसके बाद किसकी बात करेंगे हम, वाक्य विचार की। चलो यहाँ तक तो बात हुई आपकी समाप्त, और हम चलेंगे किसकी ओर, शब्द विचार की तरफ। हम किसकी ओर चलेंगे भाई, शब्द विचार की ओर। ये लिया शब्द विचार। अब बताओ, लगभग सेम फॉर्मूला है। परिभाषा तो पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। बस अब आकार देखो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वर्ण का तो ऐसा आकार होता है जैसे गोल, अपन कहते हैं एकदम गोल वर्ण, वाग नहीं, गोला ही देते हैं वर्ण को। लेकिन शब्द का कोई आकार थोड़ी होता है भाई, शब्द को चौकोर ही लिखना है, एक शब्द को गोल लिखना है, नहीं। इसलिए आकार को और इसमें नहीं लेंगे, है ना। आकार को तो बस उसी तक सीमित रखेंगे, वर्ण तक। तो अपन ने कहा इसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, शब्द की क्या पढ़ेंगे भाई, परिभाषा,
ये होगी परिभाषा, प्रकार, ये प्रकार होगी, ये हो गया भेद। अब देखो भेद में और प्रकार में अंतर है। यदि शब्द के जैसे प्रकार अपन ने कह दिया विकारी अविकारी, अब शब्दों के अनेक प्रकार के भेद देखो, जैसे तत्सम है, तद्भव है, ये शब्द पढ़ते हैं ना, विकारी शब्द है, सॉरी विकारी तो उसमें आ गया, जैसे तत्सम तद्भव है, और ये जो पर्यायवाची शब्द है और अनेकार्थी शब्द है, ये शब्दों के अनेक भेद ही तो है, तो वो भी चीज़ है, हम आगे पढ़ेंगे। परिभाषा प्रकार हो गया, भेद हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे देखो शब्द में, तो विशेष तौर से ध्यान रखना है शब्द निर्माण प्रक्रिया के बारे में। शब्द में क्या पढ़ेंगे? शब्द निर्माण प्रक्रिया के बारे में, वह शब्द निर्माण, वह शब्द निर्माण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। हो गई बात समाप्त। तीसरा जो है और वो वाक्य विचार, कौन सा हो गया भाई? वाक्य विचार हो गया। अब बताओ, जब अपन ने वर्ण विचार पढ़ लिया, शब्द विचार पढ़ लिया, तीसरा कौन सा हो गया? वाक्य विचार। इसमें क्या करेंगे? इसमें परिभाषा भी पढ़ेंगे और प्रकार भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में अपन ये भी पढ़ेंगे कि इनके अन्वय, संश्लेषण, विश्लेषण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर इसके अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा, प्रकार, अन्वय, संश्लेषण, विश्लेषण, वाक्य निर्माण प्रक्रिया, वाक्य निर्माण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो बाकी तो समझ में आ गई, भाषा की परिभाषा आ गई, इस वाक्य की परिभाषा आ गई, प्रकार आ गई, लेकिन अन्वय, संश्लेषण और विश्लेषण, अन्वय किसे कहते हैं और संश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है। अन्वय के बारे में आपको समझाऊंगा कि कौन से शब्द का कौन से शब्द के साथ अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखो इस शब्द को मैं इसके साथ बोल रहा हूँ, इसका अर्थ अलग निकलेगा, इसके साथ बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ अलग निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा रोको मत, जाने दो, और यहां पर भी ऐसा ही लिख दिया रोको मत जाने दो। ध्यान देना, यदि नीचे वाले वाक्य को आप भूल जाओ, ऊपर वाला वाक्य को याद रखो। वाक्य एक ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोलकर इसका दो अर्थ प्रकट कर सकता हूं। सेम बोलूंगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं करूंगा, वाक्य सेम बोलूंगा और लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा। मैंने पहले कहा देखो इस मत का अन्वय मैं इसके साथ कर रहा हूं। अन्वय का मतलब है कि इसको किसके साथ बोल रहा हूं। मैंने इसके साथ बोला रोको मत, उसको जाने दो। यहां पर कह रहा है कि उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना, जाने दो उसको। अब देखो इसका मत का अन्वय मैं इसके साथ करूं, इसके साथ नहीं करूंगा। अब मैंने कहा रोको मत जाने दो, मैंने यहां विराम लिया इन दोनों के बीच और इस मत को इसके साथ अन्वय कर दिया। अब कह रहा है रोको उसको मत जाने दो, दोनों का अर्थ अलग अलग निकला नहीं। एक मत कह रहा है जाने दो, एक में कह रहा है नहीं जाने दो, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। और संश्लेषण विश्लेषण का मतलब आप समझ गए कि उसके बारे में अच्छे से खोजबीन करना और वो सही है कि नहीं है ना, वो चीज़ संश्लेषण और विश्लेषण होती है। ठीक है, और हम अगली कक्षा में जो है पढ़ेंगे आपकी लिपि। ठीक है, लिपि का जो टॉपिक है उस कक्षा में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।